सोचिए जरा, आज हम जिन देशों को जर्मनी, इटली या ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि ये देश आखिर बने कैसे? ये कहानी है एक ही मंजिल तक पहुंचने के तीन बिल्कुल अलग अलग रास्तों की। चलिए समझते हैं राष्ट्र निर्माण की इन अनोखी कहानियों को। आज तो हम देशों को उनके झंडों, उनकी सीमाओं से पहचानते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक वक्त था जब ये सब सिर्फ एक सपना था। एक सपना कि लोग किसी राजा या महाराजा के लिए नहीं, बल्कि एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति, एक पहचान के नाम पर एक साथ आएं। ये तस्वीर उसी क्रांतिकारी सोच की पहली झलक है। और इसी सपने को एक नाम दिया गया नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र राज्य। मतलब एक ऐसा देश जो सिर्फ नक्शे पे खींची लकीरों से नहीं बनता, बल्कि वो बनता है लोगों के दिलों में एक साझा पहचान, एक अपनेपन की भावना से। तो इस पूरी कहानी को हम कैसे समझेंगे? देखिए, पहले हम बात करेंगे राष्ट्रों के उस सपने की। फिर हम जर्मनी का केस देखेंगे जिसे ताकत के दम पर बनाया गया। उसके बाद इटली की कहानी जो कई टुकड़ों को जोड़कर बना। और फिर आएगा ब्रिटेन का थोड़ा अजीब सा मामला। और अंत में हम देखेंगे कि कैसे एक ही आइडिया के कितने अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं जर्मनी से। यहां राष्ट्र बनाने का सपना तो उदारवादियों ने देखा था, लेकिन उसे हकीकत में बदलने का तरीका वो बिल्कुल अलग था। यहां आइडियाज और डिबेट की जगह ले ली सेना की ताकत ने। मतलब देश जनता की मर्जी से नहीं, बल्कि ऊपर से फौज के जोर पर बनाया गया। तो हुआ ये कि 1848 में जब लोगों ने अपने दम पर देश को एक करने की कोशिश की, तो वो नाकाम हो गए। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या एक देश को उसकी सेना बना सकती है? और इस सवाल का जवाब लेकर आए ओटो वॉन बिस्मार्क। वो इस पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। उनका साफ मानना था कि देश संसद में भाषण देने से नहीं बनता। उन्होंने भरोसा किया प्रशिया की ताकतवर सेना और अपनी ब्यूरोक्रेसी पर। उनकी पॉलिसी सीधी थी, लौह और रक्त। मतलब बड़े बड़े फैसले बातों से नहीं, बल्कि युद्ध और ताकत से लिए जाएंगे। ये जो कार्टून है ना, ये बिस्मार्क के काम करने के तरीके को एकदम सही दिखाता है। देखिए कैसे वो संसद पर हावी हैं। उनके लिए पार्लियामेंट की बहसें कोई मायने नहीं रखती थी। असली पावर तो सेना के पास थी। यह था टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर, जिसमें लोकतंत्र के लिए कोई जगह ही नहीं थी। और बिस्मार्क की स्ट्रैटेजी क्रिस्टल क्लियर थी, जंग। सिर्फ 7 साल के अंदर उन्होंने 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पहले डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया और आखिर में फ्रांस। इन सबको हराकर उन्होंने बाकी जर्मन राज्यों के पास प्रशिया के झंडे तले आने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा था एक नया, ताकतवर और एक यूनिफाइड जर्मन एम्पायर, जिसे प्रशिया की फौजी ताकत ने बनाया था। यूरोप के नक्शे पर अब एक नई सुपर पावर आ चुकी थी। तो ये थी जर्मनी की कहानी। अब चलते हैं इटली, जहां की कहानी जर्मनी से बिल्कुल अलग है। यहाँ देश किसी एक आदमी या एक सेना ने नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाने में कई अलग अलग लोगों का हाथ था। किसी ने दिमाग चलाया तो किसी ने तलवार। जरा एकीकरण से पहले के इटली को देखिए। ये कोई एक देश नहीं था, बल्कि कई छोटे छोटे राज्यों और रजवाड़ों का एक, कह सकते हैं, पैचवर्क था। इसे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन कहा जाता था, एक देश नहीं। लेकिन फिर कुछ ही सालों में ये पूरा नक्शा ही बदल गया। इटली की कहानी में एक नहीं, बल्कि कई हीरो थे, और सबके रास्ते अलग। एक थे ग्यूसेप मैज़िनी, एक क्रांतिकारी जो एक रिपब्लिक का सपना देखते थे। फिर थे काउंट कैवूर, एक बहुत ही चतुर डिप्लोमैट जो राजशाही के जरिए देश को एक करना चाहते थे। और हाँ, ग्यूसेप गैरिबाल्डी, एक पॉपुलर जनरल जिनकी एक आवाज पर हजारों लोग खड़े हो जाते थे। इन सब की कोशिशों और टकराव ने ही मिलकर इटली को वो शक्ल दी जो आज है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। ये जो बड़े बड़े नेता इटली इटली कर रहे थे, आम लोगों को, खासकर किसानों को, इसका मतलब तक नहीं पता था। बहुतों को तो ये लगता था कि लातैलिया राजा विक्टर इमैनुअल की पत्नी का नाम है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रवाद का आइडिया उस वक्त तक आम जनता से कितना दूर था। और ये तस्वीर ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में बयां कर देती है। इसमें देखिए, क्रांतिकारी गैरिबाल्डी राजा विक्टर इमैनुअल को इटली नाम का जूता पहनाने में मदद कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ क्रांति, दूसरी तरफ राजशाही। ये एक अनोखा गठबंधन था, जहां एक रिपब्लिक चाहने वाले ने एक राजा को सत्ता सौंप दी। क्यों? सिर्फ एक वजह से, एक यूनिफाइड इटली। अच्छा, अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे अजीब केस पर, ब्रिटेन। यहां जर्मनी की तरह कोई फौजी एक्शन नहीं हुआ, और ना ही इटली की तरह कोई अचानक क्रांति। ब्रिटेन का बनना एक बहुत ही लंबी, सदियों तक चली धीमी प्रक्रिया का नतीजा था।
असल में यूनाइटेड किंगडम के बनने की कहानी इंग्लैंड के फैलने की कहानी है। ये कोई बराबरी का सौदा नहीं था। देखिए हुआ क्या, पहले इंग्लैंड की संसद ने अपने ही राजा से पावर छीन ली। फिर 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक्ट ऑफ यूनियन हुआ और बना ग्रेट ब्रिटेन। और फिर 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती इसमें शामिल कर लिया गया। हर स्टेप पर इंग्लिश कल्चर और पॉलिटिक्स का दबदबा ही कायम हुआ। तो हमने 3 अलग-अलग देशों की कहानियां देखी, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। तीनों को बनना था एक राष्ट्र, लेकिन तीनों के रास्ते एकदम अलग थे। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रख कर देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण का मतलब आखिर है क्या। तो निचोड़ क्या है? जर्मनी टॉप डाउन मिलिट्री फोर्स, इटली डिप्लोमेसी और लोगों का विद्रोह दोनों का मिक्स, और ब्रिटेन धीरे धीरे पॉलिटिकल और कल्चरल डोमिनेंस के जरिए। आइडिया एक ही था, नेशन बिल्डिंग, लेकिन उसे पूरा करने के तरीके देखिए कितने अलग थे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, अगर देश या राष्ट्र कोई प्राकृतिक चीज नहीं है बल्कि उन्हें बनाया जाता है, तो आज की इस दुनिया में हमारी नेशनल आइडेंटिटी का, हमारी राष्ट्रीय पहचान का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो 19वीं सदी में जितना जरूरी था, शायद आज भी उतना ही है।